explain internet research ethics. Level 6, that is about internet research ethics. पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, लेवल 5 में हम लोगों ने इंटरनेट एथिक्स के बारे में, वो बेसिकली डिफरेंट है और रिसर्च के एथिक्स डिफरेंट है। बेसिकली हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और इंटरनेट एज अ टूल है, यानी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो इंटरनेट के एथिक्स को भी देखना ज़रूरी था और रिसर्च के एथिक्स को भी समझना ज़रूरी था। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी रिसर्च के एथिक्स को कि बेसिकली रिसर्च करने के आदाब क्या हैं और सही तरीक़ेकार क्या है। रिसर्च एथिक्स के मेजर 3 फैक्टर्स हैं जिन्हें मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। पहला फैक्टर ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। रिसर्च एथिक का सेकंड फैक्टर ये कि द इंश्योरिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिसर्च डेटा, यानी कि रिसर्च डेटा की प्राइवेसी को यकीनी बनाया जाए ताकि आपकी इजाज़त के बगैर आपके डेटा को कोई एक्सेस ना कर सके। रिसर्च एथिक का थर्ड फैक्टर ये द क्वेश्चन ऑफ डिसेप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सवाल है किसी भी मौजू को गलत साबित करने का। तो क्या रिसर्च एथिक हमें ये इजाज़त देते हैं कि क्या हम पहले से की हुई रिसर्च को गलत साबित कर सकते हैं? इसको हम मज़ीद स्टडी करेंगे और इन एथिक्स को अब मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। पहला जो फैक्टर था प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, उसको अब मज़ीद उसके प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशंस, यानी कि फ़ायदे के उसूल बताए जाएँ कि आपको जो रिसर्चर्स हैं उनको फ़ायदा क्या होगा। पार्ट ए है फ्रीडम फ्रॉम हार्म, यानी उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं या रिसर्चर्स हैं, उनके इनपुट या आउटपुट से उन्हें किसी भी किस्म का इल ट्रीट नहीं किया जाएगा इन केस अगर वो रिसर्च नहीं कर पाते तो। पार्ट सी है कि उनको ये बताया जाए कि उनको रिसर्च से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। पार्ट डी है कि पार्टिसिपेंट या रिसर्चर्स को रिस्क फैक्टर्स या फिर बेनिफिट रेशो बताई जाए और उनको इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट बता दिए जाएं कि उनके लिमिटेड पैरामीटर्स क्या हैं, यानी रिसर्चर्स को उनकी लिमिट बता दी जाए कि आपने ये आपके पैरामीटर्स हैं, इन्हीं में रह के आपने रिसर्च करनी है। सेकंड प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि इंसान की इज्जत जो है रिसर्च की वजह से उस पर किसी किस्म का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रिंसिपल का पार्ट ये है कि द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, के रिसर्चर्स को या पार्टिसिपेंट को ये पूरा हक दिया जाए कि वो खुद से फैसले कर सकें, खुद से डिसाइड कर सकें हर उस चीज को जो रिसर्च में इन्वॉल्व होगी। इसी प्रिंसिपल का पार्ट बी है कि द राइट टू फुल डिस्क्लोजर। इसी प्रिंसिपल का पार्ट बी है कि द राइट टू फुल डिस्क्लोजर, यानी कि रिसर्चर्स को या पार्टिसिपेंट को हक दिया जाए कि वो रिसर्च की मुकम्मल हकीकत बताएं। वो जिस भी टॉपिक को रिसर्च कर रहे हैं उसके पूरे जो फैक्ट्स हैं, यानी उसकी जो मुकम्मल हकीकत है वो बताएं। अब रिसर्च एथिक का जो सेकंड फैक्टर था इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिसर्च डेटा, कि रिसर्च डेटा की जो प्राइवेसी है उसको यकीनी किस तरह से बनाना है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट ए कि द राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी रिसर्च डेटा की एक्सेस बगैर लाइसेंस के ना दी जाए। रिसर्चर्स को रिसर्च डेटा की प्राइवेसी का मुकम्मल हक दिया जाए। रिसर्चर्स जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवानी चाहिए कि रिसर्च डेटा की एक्सेस रिसर्च असिस्टेंट और उनके अलावा किसी के पास नहीं है। पार्ट डी है कि जिस भी सब्जेक्ट पे रिसर्च की गई है उसका नाम रिमूव करके उसकी जगह कोड या लेटर्स यूज़ किए जाएं ताकि जो रिसर्चर्स हैं वो भी एक दूसरे के डाटा को एक्सेस ना कर सकें। उसमें कोड यूज़ हो, कोई भी रिसर्चर्स जो है वो उस पहले से की रिसर्च को अपनी रिसर्च के साथ लिंक ना कर सके। रिसर्च एथिक का थर्ड फैक्टर है द डिसेप्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। क्या किसी भी मौजू को गलत साबित किया जा सकता है, किसी भी मजमून को गलत साबित किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो उसके क्या एथिक्स हैं, क्या रूल्स हैं? अब मैं इन एथिक्स को प्रोफेशनल गाइडलाइंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। प्रोफेशनल गाइडलाइंस का पार्ट ए ये कहते हैं कि जब भी आप रिसर्च करो तो उसे किसी भी पार्टिसिपेंट या रिसर्चर को गलत साबित करने के लिए ना करो। पार्ट भी ये कहता है कि जैसे कि हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च का मतलब होता है दोबारा से सर्च करना। अगर हम किसी दूसरे मेथड से भी पहले से की हुई रिसर्च को एलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर रिसर्चर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पता लगाएं कि वो जिस रिसर्च को एलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको गलत साबित कर रहे हैं तो उन्होंने एक स्टडी के थ्रू जो है ये किया है। ये उनका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, साइंटिफिकली वो ये चीज़ कह रहे हैं या फिर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। यानी कि अगर ऑल्टरनेटिव मेथड से भी वो रिसर्च को एलैबोरेट नहीं कर पा रहे तो उन्हें रिसर्चर्स को ये जस्टिफाई करना है कि उन्होंने ये बात किस स्टडी के थ्रू कही है। पार्ट से ये कहते हैं ड्यूरिंग रिसर्च अगर पार्टिसिपेंट जो है गलत साबित हो जाते हैं तो रिसर्चर्स को इस बात की यकीन दहानी करवानी है कि वो पार्टिसिपेंट को रिसर्च से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देंगे। रिसर्च एथिक का थर्ड फैक्टर ये है कि शुड सब्जेक्ट्स बी डिसीव्ड
क्या हम किसी भी सब्जेक्ट को या मौजू को या पहले से की हुई रिसर्च को गलत साबित कर सकते हैं? क्योंकि रिसर्च से नॉलेज गैप कवर होता है, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना शुरू हो जाते हैं, हमें चीज़ों की हकीकत के बारे में पता चलता है। सो रिसर्च एथिक में ये इन्वॉल्व है कि इन केस ड्यूरिंग रिसर्च या आफ्टर रिसर्च हमें कुछ चीज़ें पता चलती है, कुछ हकीकत यानी फैक्ट पता चलते हैं, जो चीज़ हम सर्च कर रहे होते हैं तो पहले से वो ऑलरेडी मौजूद है, हम कहते हैं कि नहीं जो पहले से रिसर्च की वो गलत है, जो मैंने किया वो सही है। रिसर्च एथिक्स बेसिकली सारे इसी पे बेस करते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या हम पहले से की हुई रिसर्च को गलत साबित कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या उसके एथिक्स क्या होंगे। जो हम लोगों ने रिसर्च एथिक्स पढ़े हैं वो सब इन्हीं चीज़ों पे बेस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़, इन केस अगर हम लोग कुछ ऐसी रिसर्च कर लेते हैं तो जो कि पहले सब्जेक्ट को डिसीव कर जाती है, तो सबसे पहला फैक्टर उसमें ये आता है कि इट अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं करो, साइंटिफिक कम्युनिटी के रेपुटेशन पे अफेक्ट करेगी। और अगर आपने कोई रिसर्च किया जो कि वेरीफाइड है तो आप उसे अपने बिहाफ पे प्रेजेंट करो। सेकंड फैक्टर ये है कि लोग क्या समझेंगे, वो समझेंगे साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स थे वो झूठे थे। ठीक है, ये ओवरऑल इमेज जो है रिसर्चर्स की और साइंटिस्ट की खराब करेगी। सो इन केस अगर आप किसी सब्जेक्ट को डिसीव करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो दैट डजेंट मीन कि आप उसको अपने बिहाफ पे प्रेजेंट करो, ये कहो कि मैंने इसे डिसीव किया। नो, अगर आपने कोई रिसर्च की है तो आप उसे अपने बिहाफ पे अपने तौर पे उसे प्रेजेंट करो। थर्ड फैक्टर ये है कि इससे क्या होगा, रिसर्चर्स का कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा और बहुत कम लोग जो होंगे वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे। फोर्थ फैक्टर ये है कि जो आप ऑथेंटिक नॉलेज सर्च कर रहे होगे उसमें रुकावटें आएंगी। सो बेसिकली रिसर्च एथिक्स है, ड्यूरिंग रिसर्च हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब बात आती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट की, यानी कि लिमिटेड पैरामीटर्स ऑफ रिसर्च। रिसर्चर्स को इन्हीं पैरामीटर्स में रह के रिसर्च करनी है ताकि उनकी रिसर्च का किसी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। द फर्स्ट वन इसके पार्टिसिपेंट का स्टेटस चेक करना है, उसके बाद स्टडी गोल्स के आपके रिसर्च से रिलेटेड, टाइप ऑफ डेटा के, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, प्रोसीजर्स के हैं आपके, यानी किन मेथड के थ्रू आप रिसर्च कर रहे हो, नेचर ऑफ कमिटमेंट क्या है, रिसर्च आप कब तक जो है उसको लेके चलोगे, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपके पार्टिसिपेंट सिलेक्शन क्या है, उसके बाद आपके पोटेंशियल रिस्क क्या है, यानी आप अपने रिस्क फैक्टर्स बताएं, उसके बाद पोटेंशियल आपको बेनिफिट्स क्या हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स क्या हैं, आपकी कंपनसेशन यानी कि पेमेंट मेथड क्या है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी प्लेज क्या है यानी कि आपकी प्राइवेसी मेथड क्या है, आपके वॉलंटरी कंसेंट क्या है यानी कि आपके ऑप्शनल एग्रीमेंट्स क्या हैं। पार्टिसिपेंट और रिसर्चर्स को इतना हक दिया जाए कि वो किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं रिसर्च। एंड द लास्ट वन इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि रिसर्चर्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट में पहले बताना है। जब भी कभी आप रिसर्च करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सुपरविजन में तो आपने ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये पहले डिसाइड करने हैं रिसर्च से पहले।